स्वागत है। आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं या क्या हम उनके मालिक बन सकते हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऑटो पायलट मोड है जो दिन भर के छोटे मोटे काम खुद ही कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर हम उस ऑटो पायलट के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना सीख जाएं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और हमारे पास दो बहुत ही प्रभावशाली स्रोत हैं। एक तो है चार्ल्स डुहेग की किताब द पावर ऑफ हैबिट, जो हमें बताती है कि ये मशीन काम कैसे करती है, और दूसरी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जो हमें एक तरह से उस मशीन को चलाने का प्रैक्टिकल मैनुअल देती है। तो हमारा मिशन कह सकते हैं यही है, समझना कि आदतें क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, और सबसे जरूरी उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए इस ऑटो पायलट मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। कहां से शुरू करें? शुरुआत करते हैं इस विचार से कि आदतें हमारी जिंदगी का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, लेकिन ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है असल में। एटॉमिक हैबिट्स में लेखक कहते हैं कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना? हाँ। और अगर कोई हर दिन 1% बदतर होता है तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों का जमा होना है जो समय के साथ बहुत बड़े नतीजों में बदल जाता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल जिंदगी में हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। Exactly. एक हफ्ते जिम जाते हैं और शरीर में कोई बदलाव ना देखकर निराश हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं निराशा की घाटी, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हमें लगता है कि प्रगति एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, लेकिन असल में ये घुमावदार रेखा है। शुरुआती हफ्तों या महीनों में नतीजे लगभग दिखते ही नहीं है और ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं। हाँ, उसी घाटी में। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं उन्हें ही चक्रवृद्धि ब्याज का असली फायदा मिलता है। सबसे शक्तिशाली परिणाम हमेशा देरी से मिलते हैं। तो अगर हम इस निराशा की घाटी में फंस जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग के अंदर वो कौन सी मशीनरी है जो इन आदतों को बनाती है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और द पावर ऑफ हैबिट में इसके लिए एक शानदार मॉडल दिया गया है, हैबिट लूप। हाँ, उसे हैबिट लूप या आदत का चक्र कहते हैं। बहुत सरल है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है इशारा यानी क्यू, जो दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने का सिग्नल देता है। दूसरा है क्रिया, रूटीन, और तीसरा है इनाम, रिवॉर्ड, जो दिमाग को बताता है कि भाई ये लूप भविष्य के लिए याद रखने लायक है। इशारा, क्रिया, इनाम सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लेकिन इसकी गहराई एक क्लासिक प्रयोग से समझ आती है। चूहों पर किया गया था। MIT के वैज्ञानिकों ने चूहों को एक टी आकार की भूल भुलैया में डाला। जब एक क्लिक की आवाज होती, वो था इशारा। अच्छा, वो क्यों था? हाँ। तो एक दरवाजा खुलता, चूहा रास्ते से गुजरता, जो क्रिया थी, और अंत में उसे चॉकलेट मिलती, इनाम। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जैसे जैसे चूहे से सीखते गए उनके दिमाग की गतिविधि कम होती गई। मतलब दिमाग सचमुच में कामचोर है। ठीक यही होता है। वो हर चीज को ऑटो पायलट पर डालना चाहता है ताकि अपनी ऊर्जा बचा सके। दिमाग इस पूरी प्रक्रिया को एक स्वचालित रूटीन में बदल देता है। और ये विचार और भी ज्यादा स्पष्ट होता है यूजीन पॉली नाम के एक व्यक्ति के केस से। हाँ, ये कहानी तो बहुत ही चौंकाने वाली है। उन्हें वायरल एन्सेफेलाइटिस हुआ था, जिससे उनके दिमाग का वो हिस्सा नष्ट हो गया जो नई यादें बनाता है। हालत ये थी कि वो अपने दोस्तों को नहीं पहचानते थे, आज की तारीख नहीं बता पाते थे, यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि उनका किचन कहाँ है। तो फिर आदतों से इसका क्या लेना देना? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक दिन एक शोधकर्ता ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें भूख लगे तो वो क्या करेंगे। यूजीन कुछ देर सोचते रहे और फिर अपनी कुर्सी से उठे, सीधे किचन की तरफ गए, एक अलमारी खोली और मेवों का जार निकाल लिया। कमाल है। मतलब उन्हें कुछ याद नहीं था, पर आदतें कहीं और सुरक्षित थी। बिल्कुल। ये प्रयोग साबित करता है कि आदतें हमारे दिमाग के एक अलग, ज्यादा आदिम हिस्से में रहती हैं। यूजीन को याद नहीं था कि उन्होंने ये आदत कब सीखी, कैसे सीखी, लेकिन उनके दिमाग को इशारा मिला और उसने वो रूटीन चला दिया। आदतें याददाश्त के बिना भी जिंदा रह सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इशारा है, क्रिया है और इनाम है,
लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तो मिसिंग है। सिर्फ इन 3 चीजों से कोई क्रिया बार बार करने की इतनी तीव्र इच्छा कैसे पैदा हो सकती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डूही कहते हैं कि इस लूप में एक चौथा अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी तत्व है, और वो है लालसा, क्रेविंग। जब हमारा दिमाग इनाम का अनुमान लगाने लगता है तो वो उसे पाने के लिए तड़पने लगता है। यही लालसा उस क्रिया को करने के लिए मजबूर करती है। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है? पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर अमेरिकी ब्रश नहीं करते थे। ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट था। हाँ, कई टूथपेस्ट कंपनियां आईं और गईं, लेकिन कोई भी लोगों की आदत नहीं बदल पाया। फिर पेप्सोडेंट ने क्लॉड हॉपकिंस नाम के एक विज्ञापन के जादूगर को काम पर रखा। हॉपकिंस ने एक बहुत ही चालाक इशारा चुना, दांतों पर मौजूद फिल्म। दांतों पर फिल्म? हाँ, उन्होंने विज्ञापनों में लोगों से कहा, अपनी जीभ अपने दांतों पर फिराएं, आपको एक मैली सी परत महसूस होगी, यही आपके दांतों को बदरंग बनाती है। अरे वाह! तो उन्होंने एक ऐसी समस्या बना दी जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि वो एक समस्या है, क्योंकि वो फिल्म तो पूरी तरह से प्राकृतिक है। सही कहा। और इनाम क्या था? एक सुंदर चमकदार मुस्कान। लेकिन असली जादू था लालसा पैदा करने में। पेप्सोडेंट में कुछ ऐसे तत्व थे जो मसूड़ों में एक ठंडी झंझनाहट वाली सनसनी पैदा करते थे। अच्छा। लोगों को उस ताजगी और झंझनाहट वाले एहसास की आदत पड़ गई। जब उन्हें वो एहसास नहीं मिलता तो उन्हें लगता कि उनके दांत साफ नहीं है। उस झंझनाहट की लालसा ने अमेरिका को रोज ब्रश करने की आदत डाल दी। ये तो जबरदस्त है। एक और उदाहरण फैब्रिज का है, जो शुरुआत में बुरी तरह फेल हो गया था। हाँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने फैब्रिज को एक ऐसे उत्पाद के रूप में बनाया जो किसी भी तरह की बदबू को खत्म कर सकता है। उन्होंने इसे उन लोगों पर टेस्ट किया जिनके घरों में बहुत ज्यादा बदबू थी, लेकिन उत्पाद बिका ही नहीं। एक मिनट, मतलब जिनके घर में सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें ही बदबू का पता नहीं चल रहा था? बिल्कुल, इसे नोज ब्लाइंडनेस कहते हैं। जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा बदबू थी उन्हें उसकी आदत हो चुकी थी। उनके लिए कोई इशारा ही नहीं था कि फैब्रिज का इस्तेमाल करें। तो आप समस्या का समाधान बेच रहे थे, पर ग्राहक को पता ही नहीं था कि कोई समस्या है। सही। तो फिर उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। बदबू हटाने की जगह उन्होंने फैब्रिज को सफाई के बाद मिलने वाले इनाम के तौर पर बेचना शुरू किया। इनाम के तौर पर? कैसे? विज्ञापनों में दिखाया कि एक महिला कमरा साफ करने के बाद आखिरी काम के तौर पर बिस्तर पर और पर्दों पर फैब्रिज स्प्रे करती है और फिर एक संतोष की मुस्कान देती है। उन्होंने फैब्रिज को सफाई पूरी होने का संकेत बना दिया। लोग सफाई की क्रिया के बाद उस ताजा साफ महक यानी इनाम की लालसा करने लगे। तो अगर ये आदत के चक्र इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या हम इनके कैदी हैं? कोई बुरी आदत जैसे हर शाम जंक फूड खाना, उसे कैसे बदलें? क्या सिर्फ इच्छा शक्ति से काम चल जाएगा? इच्छा शक्ति वो एक सीमित संसाधन है, आप उस पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। डूहिग यहाँ आदत बदलने का सुनहरा नियम बताते हैं, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। नियम ये है, आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इशारा और इनाम वही रखना है, बस बीच की क्रिया को बदलना है। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस मतलब AA है। हाँ, AA ये समझता है कि लोग तनाव, बोरियत या अकेलेपन जैसे इशारों के कारण शराब पीते हैं और उन्हें आराम या सामाजिकता का इनाम मिलता है। AA एक नई क्रिया प्रदान करता है। जब शराब पीने की इच्छा हो तो अपने स्पॉन्सर को फोन करो या किसी मीटिंग में जाओ। मतलब इशारा यानी तनाव वो वही है, और इनाम मतलब समर्थन और राहत वो भी लगभग वही है। बिल्कुल। लेकिन हानिकारक क्रिया को एक सकारात्मक क्रिया से बदल दिया गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो AA को सफल बनाती है, और वो है विश्वास। शोध से पता चला है कि सिर्फ क्रिया को बदलना काफी नहीं है। मुश्किल समय में पुरानी आदत वापस आ जाती है। सफलता के लिए यह विश्वास जरूरी है कि बदलाव संभव है, और एक समूह का समर्थन उस विश्वास को मजबूत करता है। ये सब थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? मतलब रोज की भागदौड़ में एक नई आदत कैसे बनाएं? शुक्र है जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है। मुझे लगता है कि क्लियर के 4 नियम असल में डूहिग के हैबिट लूप को हैक करने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। ये सिर्फ 2 अलग-अलग विचार नहीं है,
बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इसे तोड़ के देखते हैं। क्लियर का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। यह सीधे तौर पर डुहिक के इशारे को नियंत्रित करने के बारे में है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करना कि अच्छी आदतों के इशारे आपके सामने हों और बुरी आदतों के छिपे हुए। अगर आप रोज सुबह विटामिन लेना चाहते हैं तो बोतल को बाथरूम के सिंक पे रखें, किसी दराज के अंदर नहीं। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, अगर कम टीवी देखना है तो रिमोट दूसरे कमरे में रख दो। हाँ, आप माहौल को अपने लिए काम करने पे लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये डुहिक की लालसा को बढ़ाने के लिए है। हाँ, और क्लियर कहते हैं कि हम उन आदतों की तरफ खींचते हैं जिन्हें हमारा सामाजिक समूह सामान्य मानता है। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम अपने करीबी लोगों की, अपने समूह की नकल करते हैं। अच्छा, तो अगर आपके दोस्त स्वस्थ भोजन करते हैं तो संभावना है कि आप भी करेंगे। हाँ, इसलिए एक ऐसी संस्कृति या समूह में शामिल होना बहुत प्रभावी है जहाँ आपकी मनचाही आदत एक आम व्यवहार हो। सही बात है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये सीधे सीधे क्रिया से जुड़ा है। इंसान हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता चुनता है। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। आदत जितनी आसान होगी उसे करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें, पानी की बोतल भर लें। यहाँ पर 2 मिनट का नियम मुझे बहुत पसंद है। किसी भी नई आदत को ऐसे संस्करण से शुरू करें जिसे 2 मिनट में पूरा किया जा सके। रोज 30 मिनट योग करना है की जगह नियम हो अपना योग मैट बाहर निकालना है। यह बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह शुरुआत करने की मुश्किल को खत्म कर देता है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो गति बनाना आसान हो जाता है। और आखिर में चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये डूइंग के इनाम से जुड़ा है और यहाँ मुश्किल ये है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर भविष्य में मिलता है और बुरी आदतों का मजा तुरंत आता है। मानव मस्तिष्क तत्काल संतुष्टि के लिए बना है। आज कसरत करने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, लेकिन आज डोनट खाने का मजा तुरंत मिलेगा। तो इसका समाधान ये है कि हम अच्छी आदतों के साथ कोई तत्काल इनाम जोड़ दें। जैसे हर बार जब आप कोई अस्वस्थकर चीज खाने से बचें तो अपने वेकेशन फंड वाले जार में 50 रुपए डाल दें। आप उस पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे जो एक तत्काल संतोषजनक इनाम है। सही। या हर बार जिम जाने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा एक्स लगाएं। उस एक्स की चेन को न तोड़ना, वो अपने आप में एक इनाम बन जाता है। ये छोटा सा इनाम आपको तब तक ट्रैक पर रखता है जब तक कि आदत के असली दीर्घकालिक पुरस्कार दिखने न लगें। तो हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल तरीके दोनों समझ लिए, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों किताबों में एक और गहरा, ज्यादा दार्शनिक विचार है जो इन सब से ऊपर है। ये सिर्फ आप क्या करते हैं इसके बारे में नहीं है, बल्कि आप कौन हैं इसके बारे में है। आप पहचान आधारित आदतों की बात कर रही हैं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स में ये एक केंद्रीय विचार है। बदलाव का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी पहचान। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक किताब लिखनी है। लक्ष्य होना चाहिए मुझे एक लेखक बनना है। लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे मैराथन दौड़नी है। लक्ष्य है मुझे एक धावक बनना है। तो हर बार जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, भले ही वो खराब हो, आप एक लेखक होने की पहचान को वोट दे रहे हैं। हर बार जब आप अपने दौड़ने वाले जूते पहनते हैं, भले ही आप सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ें, आप एक धावक होने की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिस्टम बनाम लक्ष्य के विचार से जुड़ता है। लक्ष्य वो परिणाम है जो आप चाहते हैं। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो उन परिणामों तक ले जाती है। समस्या ये है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य समान होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता तो एक ही है। अंतर सिस्टम में होता है। जो लोग हर दिन थोड़ा बेहतर होने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही अंत में जीतते हैं। कोच बिल वॉल्श का एक प्रसिद्ध कथन है, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। The score takes care of itself. अगर आपका सिस्टम सही है तो नतीजे अपने आप आएंगे। इसलिए
लक्ष्यों के बारे में भूल जाइए, अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो उस पहचान का समर्थन करता हो। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार यही है, हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। वे एक चक्कर में काम करती हैं, इशारा, लालसा, क्रिया और इनाम, और हमारे पास उस चक्कर को अपनी मर्जी से बदलने के औजार हैं। आदतों को बदलने के लिए सुनहरा नियम है, क्रिया को बदलो लेकिन इशारा और इनाम वही रखो, और नई आदतें बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। यह सिर्फ इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बेहतर सिस्टम डिजाइन करने की कला है। अंत में एक विचार है जो सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारे कार्य हमारी सच्ची प्रेरणाओं को प्रकट करते हैं, हमारे शब्द नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है या परिवार हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमारा कैलेंडर और हमारा बैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? आपकी आदतें दिखाती हैं कि आपकी प्राथमिकताएं असल में क्या हैं। हाँ, अगर कोई कहता है कि कोई चीज जरूरी है लेकिन उस पर कभी काम नहीं करता, तो क्या वो सच में उसे चाहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदारी से सोचने पर मजबूर करता है।